नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइडोज मैथ में। आज हम पढ़ेंगे व्रत। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्रत कहते हैं किसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बिंदु मान लेंगे, उससे निश्चित दूरी पर यानी एक फिक्स दूरी पर इसके चारों ओर असंख्य बिंदु बना लेंगे। असंख्य बिंदु बना लिए हमने। जब इन बिंदुओं को मिला लेंगे हम सभी बिंदुओं को, एक बात आपको याद रखनी, जो बिंदु होंगे वो असंख्य होंगे, ठीक है। असंख्य अपने बनाए नहीं लेकिन वो असंख्य होते हैं। तो सभी बिंदुओं को जब मिला लेंगे तो सभी बिंदुओं को मिलाने पे जो हमें आकृति प्राप्त हो रही है, इस आकृति को बोलेंगे हम व्रत। ये जो हमने फिक्स दूरी मानी थी यहाँ से यहाँ तक की, इस दूरी को बोल देंगे यार। जो एक बिंदु था जिससे हमने यहाँ की दूरी ली है, इसको बोल देंगे ओ। ये इसका केंद्र होगा। इसको ही हमने सेंटर मानते हुए यानी केंद्र मानते हुए इसके चारों ओर इसके इनको मिलाया है। तो इस तरह से इस व्रत का नाम हो जाएगा COR। C का मतलब हो गया वृत्त, सर्कल, जिसे अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। O मतलब जिसका केंद्र O है तथा जिसकी त्रिज्या R है। इस प्रकार से इसकी एक परिभाषा बनती है, किसी बिंदु के चारों ओर, किसी बिंदु के निश्चित दूरी पर इसके चारों ओर असंख्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति व्रत कहलाती है। इस प्रकार इसको आप लिख भी सकते हैं, व्रत की परिभाषा। व्रत की परिभाषा इसमें आप लिख भी सकते हैं ऐसे, किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर उसके चारों ओर असंख्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति व्रत कहलाती है। इसके उदाहरण होंगे कंगन, जिस कंगन को हम हाथ में पहनते हैं वो कंगन एक व्रत का उदाहरण है। कानों की बाली, कौमा कंगन, कानों की बाली, और आपके हो गया ये साइकिल की रिम हो गई, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। और आपका ये हो गया कानों की बाली, चूड़ी जिसे लेडीज हाथ में पहनती हैं आदि। तो इस प्रकार से इसके अनेक एग्जाम्पल होंगे, वो सभी इसी टाइप रहेंगे, कंगन, कानों की बाली, चूड़ी आदि। तो इस प्रकार की जितनी भी चीज़ होंगी सबको बोलेंगे हम व्रत। अब हम जान लेते हैं व्रत संबंधी कुछ नियम। ये कोई व्रत है, इस व्रत से हम 3 रेखाएं खींच सकते हैं। इन व्रतों के साथ 3 प्रकार से रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे एक रेखा तो इस प्रकार से खींच सकते हैं, जो इस व्रत से होकर नहीं जाएगी, यानी कि इस व्रत से दूर रहेगी, इसे स्पर्श नहीं करेगी। दूसरी वह रेखा जो इसको स्पर्श करेगी, यानी कि किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, इसको प्रतिच्छेद करना ही बोलते हैं। और एक रेखा इस प्रकार कह सकते हैं कि जो कि इस वाले व्रत को 2 जगह प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद। यहाँ पे एक स्थान पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक स्थान पर प्रतिच्छेद। यहाँ पे कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। रेखा व्रत को
परिच्छेद नहीं करेगी, परिच्छेद नहीं करेगी। तो यहाँ पे 3 स्थितियाँ हैं। यहाँ पे ये जो रेखा है वो वृत्त को परिच्छेद नहीं कर रही है, यहाँ पे एक स्थान पर परिच्छेद कर रही है और यहाँ पे 2 स्थानों पर परिच्छेद कर रही है। इस बात को यहाँ पे जो अंग्रेजी में बोलेंगे हम, एक स्थान पर परिच्छेद कर रही है, इसको बोलेंगे टेंजेंट, और हिंदी में बोलेंगे स्पर्श रेखा। अगर रेखा वृत्त को अगर किसी एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है तो उसे बोलेंगे हम स्पर्श रेखा। अगर रेखा किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर परिच्छेद कर रही है उसे बोलेंगे हम छेदक रेखा, छेदक रेखा। इस रेखा का नाम हो जाएगा छेदक रेखा और इस रेखा का नाम हो जाएगा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। अगर एक स्थान पर परिच्छेद करेगी तो स्पर्श रेखा बोलेंगे और 2 स्थान पर परिच्छेद करेगी तो उसे हम छेदक रेखा बोलेंगे। और कहीं भी स्पर्श नहीं करेगी तो ठीक है, उसे कुछ नहीं बोलेंगे, वो जैसी है वैसी है। तो आपको एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे जैसे कोई रेखा है तो यहाँ पे जो ये परिच्छेद कर रही है यानी कि एक ही बिंदु पे कर रही है, तो इस प्रकार से इस पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। ये बात भी मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए उसके लिए एक व्रत लेते हैं। मान लो कोई एक व्रत है, ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारी बातें आपको काम में आने वाली हैं, इन सभी को ध्यान से सुनना है और अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। जैसे ये मैंने आपको बताया कि जो व्रत है वो असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। इस पर जो बिंदु हैं वो असंख्य हैं। असंख्य का मतलब होता है जिनको आप गिन नहीं सकते, इतने बिंदु हैं। समझने के लिए मैं आपको बना दिए असंख्य बिंदु होंगे यहाँ। तो आप एक बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हो, एक बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर असंख्य बिंदु हैं तो असंख्य बिंदुओं से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी एक बिंदु से एक रेखा तो इसके असंख्य बिंदु हैं इस पर, ठीक है, तो इनसे असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस प्रकार से आपका एक बिंदु बना है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण यहाँ पे एक इसका नियम बना कि किसी वृत्त से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, किसी वृत्त से स्पर्श रेखाएं असंख्य खींची जा सकती हैं। और दो समांतर स्पर्श रेखाएं और 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। समांतर मतलब ये हो गया कि ये मान लीजिए कोई बिंदु है तो इसके समांतर सिर्फ एक ही बिंदु होगा, तो उससे भी आप एक रेखा खींच दोगे, इससे भी आपने एक रेखा खींच दी। तो इस प्रकार से ये दोनों जो रेखाएं हो गई एक दूसरे के समांतर। यानी कि आप किसी भी वृत्त पर 2 समांतर रेखाएं खींच सकते हैं, 2 से ज़्यादा आप नहीं खींच सकते। यानी 2 समांतर रेखाएं जो होंगी वो स्पर्श होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि ये जो समांतर रेखाएं हैं वो स्पर्श हैं। अगर स्पर्श नहीं है, अगर वैसे ही आप रेखा खींचना चाहते हैं छेदक रेखा तो असंख्य खींची जाएंगी आपकी। तो जब आपसे वो पूछे कि किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं यानी कि जो स्पर्श रेखाएं वो समांतर कितनी खींची जा सकती हैं, तो आप बताएंगे किसी भी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे कि ये वाले किसी और बिंदु से खींचेंगे तो उसके सामने भी कोई एक बिंदु आपको लेना पड़ेगा, उससे एक रेखा और यहाँ से फिर एक रेखा, तो ये दोनों समांतर हो गए। इस प्रकार से हम बोलेंगे कि किसी भी वृत्त से 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं खींची जा सकती। हम पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 1। ये आपकी पेपर में 4 नंबर तक पूछ ली जाती है, ठीक है, कभी कभार आ जाती है, प्रूव करने के लिए पूछ लेता है। तो आपको जो पेपर में लिखा हुआ आएगा वो इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रकार से आपके प्रश्न में लिखा हुआ आएगा और आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी त्रिज्या है और त्रिज्या का अंतिम बिंदु ये त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या से त्रिज्या के जो अंतिम बिंदु है इससे जाती हुई एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ये इस पर क्या है, इस पर लंब है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमको ये 3 स्टेप इसमें रखने हैं। सबसे पहले वो लिखेंगे दिया है, उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, जो हमको सिद्ध करना है वो लिखना है, उसके बाद रचना, रचना के बाद लिखेंगे उत्पत्ति। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, यानी कि जो आपको इसमें दिया हुआ है प्रमेय में वो आपको लिखना है। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, 2 बिंदी बना लेंगे यहाँ पर, सिद्ध करना है। उसके बाद लिखेंगे रचना, लास्ट में आपकी उत्पत्ति आएगी, ठीक है, जहाँ पे इसको आप प्रूव करोगे इसमें उत्पत्ति आएगी।
तो दिया है में वो लिखा जाएगा जो आपको दे रखा है, सिद्ध करना है वो लिखा जाएगा जो आपको सिद्ध करना है, और रचना में लिखा जाएगा जो आप यहाँ पे रचना करेंगे। यानी कि आप जो भी आप यहाँ पे अपनी मर्जी से बनाओगे तो वो आपको इसमें रचना में लिखना है। यानी कि जिसको भी आप ये आपने मिलाया जैसे कि ओ को पी से मिलाया, यहाँ पे कोई और बिंदु मानना है उसको मिलाएंगे, ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम रचना में। तो हमको दिया हुआ है वृत्त, ये वृत्त दिया हुआ है COR, ठीक है, जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। वृत्त की स्पर्श रेखा AB, जिसका स्पर्श बिंदु P है, जिसका स्पर्श बिंदु P है। आप देख सकते हैं कि वृत्त है COR और जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, और इसकी एक स्पर्श रेखा दे रखी है AB। इस रेखा को आप AB बोल दोगे, यहाँ पे A लिख दोगे, यहाँ P लिख दोगे, तो ये रेखा हो जाएगी AB, ठीक है। इसका जो स्पर्श बिंदु वो आपका P है, यानी कि P पे ये स्पर्श कर रहा है वृत्त। तो सिद्ध आपको करना है कि ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है, या फिर बोल सकते हैं कि जो कि ये रेखा है, ये रेखा है ये इस त्रिज्या पर लंब है। तो आपको सिद्ध करना है जो OP है वो लंब है AB पर, यानी कि OP लंबवत AB, ये आपको सिद्ध करना है। रचना में आप लिखेंगे स्पर्श रेखा AB पर बिंदु P के अतिरिक्त अन्य कोई बिंदु Q है, Q लीजिए, कोई बिंदु Q लीजिए, तथा O को Q से मिलाइए, ये आपको लिखना है इसमें। तो ये स्पर्श रेखा है, P यहाँ पे ही है, इसके अलावा एक अन्य बिंदु इस पर यहाँ पे मान लेंगे स्पर्श रेखा पर, ये पूरी स्पर्श रेखा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कोई अन्य बिंदु हम Q मान लेंगे और हम Q को O से मिला देंगे। हमने Q को O से मिला दिया, आप ये कहें कि O को Q से मिला दिया, एक ही बात है, तो ये दोनों हमने मिला दिए यहाँ पर। इस प्रकार से एक ये रेखाखंड बन गया OQ। अब हम लिखेंगे उपपत्ति, जिसमें हम लिखेंगे उपपत्ति में लिखेंगे रेखा AB स्पर्श रेखा है, इसलिए जो रेखा AB है वो स्पर्श रेखा है, इसलिए बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित होगा। रेखा AB स्पर्श रेखा है, इसलिए बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित होगा। यानी कि एक स्पर्श रेखा है तो इस पर हमने कोई बिंदु Q माना है, तो आप कह सकते हैं अगर ये बिंदु Q स्पर्श रेखा पर ही है तो इससे बाहर होगा वृत्त से, ठीक है, वृत्त पर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के सिर्फ एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, उस पर तो एक से ज़्यादा बिंदु नहीं हो सकते। अतः जो बिंदु Q है वो इस वृत्त के बाहर होगा, ठीक है, वृत्त के अंदर नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पे बोली गई है। इसलिए ऐसा करने से क्या होगा, जो OQ है, यानी जो OQ की लंबाई होगी, ये जो लंबाई होगी ये OP से बड़ी होगी। इसको लिख देंगे OQ बड़ा है OP से। तो जिधर ये मुंह खुला हुआ है, ठीक है, उधर की जो वस्तु होगी है, उधर के जो कुछ भी होगा वो बड़ा होगा, और जिधर मुंह ये बंद होगा उधर का जो व्यंजक होगा वो छोटा होगा। तो इधर का जो व्यंजक है OQ ये बड़ा है और जो OP छोटा है। जैसे भी आप चित्र में क्लियर देख सकते हैं कि जो OQ है वो आपका बड़ा है, यानी कि ये तिरछी लाइन है, ठीक है,
तिरछी लाइन है तो ये बड़ी है, और जो OP है वो सीधी लाइन है वो छोटी है। ये वृत्त के बाहर है, तो वृत्त के बाहर है तो वृत्त के बाहर आप जाएंगे तो ये तो वृत्त पे ही है, तो वृत्त पे तो त्रिज्या होगी, वृत्त के आप बाहर जाएंगे तो जो लाइन होगी वो लंबी लाइन होगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि जो OQ है वो OP से बड़ा है। जब हम O से रेखा AB के सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तो सभी रेखाखंड, यानी कि जब आप इस AB पे और भी बहुत सारे बिंदु मानेंगे और उनको जब O से मिलाएंगे तो वो सभी रेखाखंड कहलाएंगे। जैसे OQ ये रेखाखंड है, उसी प्रकार जैसे आप कोई और भी मान लें, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे R मान लिया, जैसे यहाँ पे मान लिया मैंने R को इससे मिलाइए, और भी आप बहुत सारे बिंदु मान सकते हैं, कुछ और भी मान सकते हैं। तो सभी जो रेखाखंड होंगे उन रेखाखंडों की बात कर रहे हैं। तो O से रेखा AB के सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तो सभी रेखाखंड OP रेखाखंड से बड़े होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा खंड OP सभी रेखा खंडों से छोटा होगा। सभी रेखाखंड AB पर डाला गया लंब है, अतः OP लंबवत होगा AB। देखो दोस्तों, ये बात हमने ऐसे यहाँ पे क्यों बोल दी, क्योंकि जितने भी आप रेखाखंड खींचेंगे इधर से इधर, जितने भी खींचोगे वो सभी रेखाखंड बड़े होंगे OP से, यानी कि OP सबसे छोटा रेखाखंड होगा। OP सबसे छोटा रेखाखंड क्यों होगा? जितनी भी आप तिरछी रेखाएं खींचेंगे सभी जो रेखाएं होंगी वो तिरछी होंगी। तिरछी रेखा हमेशा सीधी रेखा से बड़ी होंगी, और जो रेखा सीधी होती है वो हमेशा लंब मानी जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे बोला है कि जो OP रेखाखंड है वो AB पर लंब है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए आप, जो सबसे छोटा जो रेखाखंड होगा वो सीधा होगा बिल्कुल, ठीक है। जो सीधा रेखाखंड होगा वो लंब होता है, ठीक है। और जो तिरछे होंगे वो आपके लंब नहीं होंगे, वो आपके तिरछे रेखाखंड होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो OP रेखाखंड है वो AB पर लंब है। प्रमेय नंबर 1 विलोम। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और उस पर लंब है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। यानी कि ये बात आपको सिद्ध करनी है। दिया हुआ आपको यहाँ पे यह वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और वृत्त पर लंब है, ये बात दे रखी है। और कह रहा है कि इस प्रकार की जो रेखा होगी वो वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। यानी कि जो रेखा त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाए, जैसे कि वाली त्रिज्या हो गई, इसका छोर बिंदु यानी कि ये हो गया, इसका छोर, दो छोर होंगे कि ये और ये, यहाँ से ये रेखा निकली है, ठीक है। ये O केंद्र हो गया, तो इसका ये छोर बिंदु कहलाएगा। इससे होगी जो ये रेखा जा रही है AB, ये इस पर लंब है, ये आपको दिया हुआ है। आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो रेखा AB है वो इसकी स्पर्श रेखा है, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा है AB। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है वृत्त COR, यानी कोई वृत्त है जिसका केंद्र हो त्रिज्या R है, कि त्रिज्या OP, एक रेखाखंड APB जो OP पर लंब है। यानी कि ये बात आपको दे रखी है, एक वृत्त दे रखा है, इस त्रिज्या R है वो दे रखी है, और इसके एक छोर बिंदु से होकर ये जाती है, ये आपको दिया हुआ है। और ये जो OP है ये AB पर लंब है। ये दोनों बात आपको दे रखी है। आपको सिद्ध करना है जो रेखा AB है वो आपकी स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर हम रचना में लिखेंगे स्पर्श रेखा, यानी कि यहाँ पे कोई एक अन्य बिंदु मान लेंगे हम,
यहाँ पे कोई भी एक अन्य बिंदु मान लेंगे, पहले आप समझ लेते हैं, बाद में लिखूंगा मैं इसे। यहाँ पे कोई एक अन्य बिंदु मान लेंगे, इधर या इधर कहीं भी मान सकते हो। यहाँ पे कोई एक अन्य बिंदु मान लेंगे जो कि जैसे मैंने यहाँ पर अन्य बिंदु मान लिया Q पहले की तरह। तो ये जो अन्य बिंदु है, इससे इसको जब मैं यहाँ पे मिलाऊंगा O से, तो ये OQ रेखा हो गई। तो ये जो OQ रेखा हो गई वो OP से बड़ी हो गई, क्योंकि ये बाहर स्थित है, ठीक है, और ये वृत्त पे है। तो ये जब बाहर वाली जो रेखा होगी वो बड़ी होगी वृत्त वाली से, क्योंकि बाहर तक जा रही है, ठीक है, यहाँ से बाहर तक जा रही है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होगी। तो ये जो रेखा होगी वो इससे बड़ी होगी, क्योंकि ये बाहर है। तो जो OQ रेखा है OP से बड़ी है। उसी प्रकार से AB पर तुम अन्य रेखाएं भी, अन्य बिंदु भी मान सकते हैं, कितने भी मान लो, जितना आपको मर्जी हो। अन्य बिंदु मान सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, या इधर मान सकते हैं, ठीक है, अनेकों बिंदु मान सकते हैं। जब आप सभी को मिलाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सब के सब बाहर हैं, तो ये सभी OP से बड़े होंगे। तो सभी ये OP से बड़े होंगे, और ये OP है, जो OP होगा वो इन सबसे छोटा होगा। उस OP सबसे छोटा इसलिए है क्योंकि ये इसके वृत्त के ऊपर है, ठीक है, ये वृत्त पर स्थित है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में, कि अगर कोई रेखा किसी वृत्त के सिर्फ एक बिंदु से होकर जाती है, अगर कोई रेखा किसी वृत्त के एक बिंदु से होकर जाती है तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो वही बात यहाँ प्रूव हो जाएगी, क्योंकि जो बिंदु P है, अकेला एक बिंदु ऐसा है जो कि इस वृत्त पर स्थित है। ये सभी वृत्त पर स्थित नहीं है, सभी वृत्त के बाहर है। अतः हम बोल देंगे जो रेखा AB होगी, यानी कि AP भी जो रेखा है वो आपकी एक स्पर्श रेखा है। तो ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, वही लिखना है जो मैंने आपको बताया, बोला है अभी। तो सबसे पहले लिखेंगे रचना, स्पर्श रेखा AB, स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त कोई अन्य बिंदु Q लीजिए तथा OQ को मिलाइए। ये आपको रचना करनी है, यानी कि ये काम आपको अपनी तरफ से करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति। तो जो हमें प्रूव करना है वो उपपत्ति में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे रेखाखंड OQ, रेखाखंड OQ, रेखाखंड OP से बड़ा है, क्योंकि Q वृत्त से बाहर है, वृत्त से बाहर है, अर्थात AB पर स्थित, जो रेखा AB है AB पर स्थित सभी बिंदु, जो भी आप बिंदु मानोगे, यानी जो मानना चाहोगे, सभी बिंदु वृत्त से बाहर होंगे, वृत्त से बाहर होंगे, वृत्त से बाहर होंगे, वृत्त से बाहर होंगे। इससे पता चलता है कि रेखा AB वृत्त के साथ सिर्फ या केवल लिख सकते हैं, केवल एक बिंदु पर मिलती है,
एक बिंदु P पर मिलती है, एक बिंदु P पर मिलती है। अतः रेखा AB वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई, वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो की शुरुआत में, अगर कोई रेखा वृत्त के सिर्फ एक बिंदु से होकर जाती है, यानी कि एक बिंदु पर परिच्छेद करती है या एक बिंदु के साथ मिलती है, तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे बोला है अतः रेखा AB वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। उम्मीद करता अब हम प्रश्नावली 10A के कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन कुल 1 से लेकर 4 तक है। तो यहाँ पे आपसे इन खाली स्थानों को भरवाया गया है, ठीक है, और एक प्रश्न है जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। बाकी में आपके खाली स्थान है, इनको आपको भरना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें क्या भरना है हमें? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर परिच्छेद करती है। जैसा कि आप जानते हैं जो स्पर्श रेखा होती है वो सिर्फ एक बिंदु पर परिच्छेद करती है, इसलिए यहाँ पे एक आ जाएगा, एक बिंदु पर परिच्छेद करती है। बुक में यहाँ पे बिंदु लिखा हुआ है, ठीक है, वो किताबी में मिसप्रिंट है, तो उसको आप सही कर लेना। बिंदु पर परिच्छेद करती है, एक बिंदु पर परिच्छेद करती है, सिर्फ यहाँ पे बिंदु आएगा, बिंदुओं नहीं आएगा, ठीक है, आपको याद रखना है, उसे आप सही कर लेना बुक में। वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली रेखा को, यानी कि वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदु परिच्छेद करे उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम छेदक रेखा। छेदक रेखा, ये मैंने आपको बता दिया पहले। वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। जैसे आपको बताया था हमने, कोई ये वृत्त है, ये कोई स्पर्श, ये कोई परिच्छेदी रेखा है जो कि वृत्त को दो स्थानों पर परिच्छेद कर रही है, तो इस रेखा को बोलेंगे हम छेदक रेखा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो मैंने आपको यही बताया था, किसी वृत्त की दो स्पर्श समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि स्पर्श भी होंगी और समांतर भी होंगी। इस प्रकार सिर्फ दो ही रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो से अधिक नहीं खींची जाएंगी। आप कहेंगे इसकी तो ये छेदक रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा नहीं है। तो किसी वृत्त से दो समांतर स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे दो लिखना पड़ेगा हमें, दो लिखा जाएगा यहाँ पे। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, यानी कि जो वृत्त होगा और जो उसकी स्पर्श रेखा होगी उसका जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा, इस प्रकार से ये वृत्त है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई, यहाँ पे स्पर्श कर रही है, तो ये स्पर्श रेखा को और ये स्पर्श ये जो बिंदु है, ठीक है, इसे बोलेंगे हम स्पर्श बिंदु, यानी कि जो उभयनिष्ठ बिंदु है स्पर्श रेखा का और वृत्त का, ठीक है, दोनों का जो एक ही जो बिंदु होगा, ठीक है, समान जो बिंदु होगा, उसे बोलेंगे हम स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, यानी कि जहाँ पे दोनों ये स्पर्श कर रहे हैं, वृत्त और रेखा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो मैंने ये भी आपको बताया हुआ है, जो वृत्त होता है असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना होता है, अपरिमित रूप से अनेक होते हैं, यहाँ पे अनेक बिंदु होते हैं, इनसे मिलके बना होता है। तो आप एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो ये अनेक हैं, तो इनसे अनेक, यानी कि असंख्य, तो असंख्य आपसे यहाँ पे खींचे जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक, परिमित रूप से अनेक। यहाँ पे आप लिख सकते हैं असंख्य, यानी कि जिनकी आप गिनती करके नहीं बता सकते हैं, असंख्य। यहाँ पर अनंत लिख सकते हैं, अनंत भी आपका ऑप्शन हो सकता है। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, यानी कि वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है, यहाँ पे आ जाएगा काटती है, यहाँ पर परिच्छेद करती है, एक ही बात है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, परिच्छेद करती है। परिच्छेद को ही काटना बोलते हैं, परिच्छेद करती है।